तो आज हमें वेक्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करना है और उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मल्टीप्लिकेशन हमें वेक्टर में पढ़ने पड़ते हैं। एक था आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो दोनों सेम चीज होने वाली है, चाहे मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलूं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलूं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कॉपी में, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा लिखा था मैंने वहां पर। और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था ए बी कॉस थीटा। ये भी डॉट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम क्रॉस करेंगे दो वेक्टर्स का तो मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसको लिखने का जो तरीका होगा इट विल बी ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, वहां पर ए बी कॉस थीटा था, यहां पर आएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। लेकिन चूंकि इसका दूसरा नाम क्या देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट, उसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट। उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि जो उसका आउटपुट होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। लेकिन जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और आपको पता है कि जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, और डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा हमें यूनिट वेक्टर की हेल्प लेनी होती है। तो ए बी साइन थीटा लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एन कैप। तो जो एन कैप होगा ये एक यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप क्या होगा, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, दिस एन कैप a unit vector which shows direction of a cross b। a क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा एन कैप। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और जो ए बी साइन थीटा है, अच्छा एन कैप तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा क्या बताएगा, बताइए ए बी साइन थीटा क्या बता सकता है ए क्रॉस बी का। ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। ए बी साइन थीटा जो होगा बेटा ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एन कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ए बी साइन थीटा विल टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ। तो ए बी साइन थीटा जो पार्ट है, इतना पार्ट ए बी साइन थीटा, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए इतना नोट कीजिए। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग आपको डालनी है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगली हेडिंग जो होगी आपकी, इट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि ए क्रॉस बी करने पे हमें अगेन एक नया वेक्टर मिल रहा है, तो उस नए वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमें समझना है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करनी। चलिए तो देखिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें अपना राइट हैंड यूज करना होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी छोटी क्लासेस में थे, 9th क्लास 10th क्लास, तो आप तरह तरह के रूल पढ़ा करते थे, जैसे मैक्सवेल रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ऐसे बहुत तरह के रूल आप पढ़ा करते थे। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हैं 11th और 12th में, तो आपको इस तरह से कोई डिफरेंट रूल नहीं पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको केवल और केवल जब कभी भी आपको डायरेक्शन का इश्यू आएगा, यू विल ऑलवेज हैव टू यूज योर राइट हैंड। कभी भी हम 11th क्लास में आने के बाद अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज द राइट हैंड। और आपको एक ही तरीका सीखना है, आपको केवल और केवल एक तरीका, 25 तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्शन आएगा आपको ए क्रॉस बी, मैं अभी जो आपको सिखाऊंगा
इसी की बेसिस पे आपको हमेशा फिजिक्स में सारे डायरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना रहेगा। तो किस तरीके से हम डायरेक्शन बताएंगे ए क्रॉस बी या एन कैप की। यहाँ पर देखिए, आपको अपना राइट हैंड लेना है। एक डायग्राम आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। अब सपोज मुझे फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कि मुझे डायरेक्शन को फाइंड करना है। और डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके पास एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में आपके पास दो वेक्टर है, एक तो आपका ए वेक्टर हो गया और एक आपका हो गया बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर हैं और मुझे इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है ए क्रॉस बी की। तो क्या करना है, देखिए अपने राइट हैंड को लेना है और उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। वो उसकी जो फिंगर्स है राइट हैंड की, वो अभी शुरुआत में नहीं होनी चाहिए, फिंगर शुड बी स्ट्रेट। तो आपने राइट हैंड को लिया, देखिए राइट हैंड आपने लिया हुआ है, एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पे ये पहला डायग्राम है आपको करना है इसमें। तो राइट हैंड आपने लिया हुआ है, उसको स्ट्रेट लिया हुआ है और उसकी जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में आपने रखी है, वो आपने पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में रखी है। यहाँ पे पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर वो है जो पहले लिखा हुआ है, यानी ए वेक्टर। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसी की डायरेक्शन में आपको अपने राइट हैंड को लेना है। फिंगर शुड बी एकदम स्ट्रेट। उसके बाद जो राइट हैंड का आपका जो पाम है, पाम मतलब जो हथेली है, उसको आपको फेस करना होता है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। और दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे कौन है, बी वेक्टर है। तो देखिए आपने जो पाम है, ये जो पाम आपकी है, इस पाम को आपने फेस किया हुआ है बी वेक्टर की तरफ। और पाम को बी वेक्टर की तरफ फेस करने के बाद अगली स्टेप में आपको क्या करना है, उसे कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। ये देखिए आपने कर्ल कर दिया बी वेक्टर की तरफ। और कर्ल करने के बाद जो थंब होगा, थंब को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। देखिए थंब जो आपका है वो एकदम स्ट्रेट है यहाँ पे। तो जो थंब होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ A cross B. Thumb will give the direction of A cross B and thumb should be straight. क्या आपको सबको समझ में आ रहा है डायरेक्शन ऑफ A cross B कैसे बताना है हमें? यस सर। यस सर। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है, देखिए 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड को लेना है और एकदम उसको स्ट्रेट रखना है और पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में उसको फेस करना है। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप ये है कि आप पाम को एडजस्ट करें, पाम को एडजस्ट करें दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। क्योंकि ए वेक्टर की तरफ रखने के कई तरीके आपके पास हो सकते थे। हो सकता है आप ए की तरफ कैसे रखते, इस तरीके से भी आप ए वेक्टर की तरफ रख सकते थे हाथ को, इस तरीके से। देखिए ये आप ऐसे भी रख सकते थे, पाम किधर होती, पाम डाउनवर्ड फेस होती है इस केस में, लेकिन आपने उसको ऐसा ना रखा, आपने उसको ऐसे रखा। तो पाम को फेस करना होता है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ और फिर आप उसको कर्ल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कीप योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्ट्रेटली। दूसरा, फेस द palm of your right hand towards the other vector. And third step, curl the fingers and the thumb will give the direction of A cross B. तो 3 स्टेप प्रोसेस है। तो एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। जो आपने हेडिंग डाली है डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो वो भी कर लीजिए आप। और बाकी पहले एक लाइन लिख लीजिए जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। तो लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B के अंदर, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, to find the direction of A cross B, we should follow the 3 steps. We should follow the 3 steps. We should follow the 3 steps. कौन कौन सी स्टेप्स हैं? स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहली स्टेप क्या है, place your straight right hand in the direction of first vector, in the direction of first vector। और फर्स्ट वेक्टर क्या है, अगर लिखा हुआ है A क्रॉस B, तो फर्स्ट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर।
तो place your straight right hand in the direction of first vector. This is the first step. Second step, adjust your palm, such that it faces towards the other vector. Adjust your palm such that it faces towards the other vector. And the third step, now curl your fingers. Now curl your fingers. Now curl your fingers. ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में फिंगर्स को कर्ल किया जा रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स यहाँ हो रही है. तो now curl your fingers towards the other vector, या towards the second vector, and the thumb will show the direction of A cross B. और यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि thumb must be straight. Thumb must be straight upward. जो भी आपका फिंगर्स आपने मुट्ठी जो बनाई हुई है उस मुट्ठी के स्ट्रेट होना चाहिए. वो जो आप व्हाट्सएप में आप अक्सर वो जो लाइक का जो थंब होता है, जैसा लाइक का थंब होता है ना, स्ट्रेट उसका होता है थंब, उसी तरीके का आपका होना चाहिए. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है लाइक वाला. मतलब जो थंब होना चाहिए वो आपके जो फिंगर्स हैं, आपको जो हथेली है उसको उसके ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए. थंब ऐसा मुड़ा झुका नहीं होना चाहिए कि आपका जो थंब है वो ऐसा है, झुका नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ये 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताने के लिए. और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें और एकदम क्लियर हो जाएगा. चलिए तो कुछ एग्जांपल्स पहले ले रहे हैं हम लोग. तो एग्जांपल्स लिखते हैं. सर वो उसका थर्ड पॉइंट रह गया. अच्छा, लिखने के लिए रह गया. हाँ 2 सेकंड में हो जाएगा. हाँ सर हो गया. चलिए, सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हमें ए क्रॉस बी की प्रैक्टिस करनी है डायरेक्शन बताने की. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. तो इसका पहला पार्ट है कि जो ए वेक्टर है वो बेटा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है. ए वेक्टर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है, और जो बी वेक्टर है वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है. और ध्यान रखना, अप और नॉर्थ में कंफ्यूज मत हो जाना. ऐसा हमने क्वेश्चन किया था कि जिसमें आपने नॉर्थ को ही अपवर्ड ले लिया था. तो नॉर्थ और अपवर्ड डिफरेंट है. दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि ए वेक्टर जो है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, और जो बी वेक्टर है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. चलिए तो पहले ये 2 क्वेश्चंस करते हैं. सोचिए इसके बारे में. पहला पार्ट आप ट्राई करिए सभी लोग. जो मैंने 3 स्टेप बताई हैं उनको फॉलो कीजिए और बताइए कि क्या डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की. सर पहले की ईस्ट होगी. चलिए, तो निशान का कहना है कि पहले का आंसर शुड बी ईस्ट. बाकी लोगों का बेटा क्या रहा है?
और सर दूसरे का साउथ। चलिए, तो रिशान का कहना है इसका ईस्ट, इसका साउथ। जो 3 स्टेप बताई हैं उनको फॉलो करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिव्यांशी, आपसे हो पा रहा है बेटा? सर 2 मिनट कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड को लेना है और पहले वाले वेक्टर की तरफ रखना है। तो पहले वाला वेक्टर आपका किधर है? नॉर्थ। तो देखिए, अगर मैं स्क्रीन पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ध्यान रखना कि जो अप होगा, अप ये नहीं होगा, इसको अप मत ले लेना, ये अप नहीं है, अब ये नॉर्थ है। अब क्या हो जाएगा? अप बेटा हो जाएगा स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ, स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ हो जाएगा अप, जिसको मैंने बताया था, मैं इसको डॉट से दिखाता हूं। ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन के बाहर है और आपकी तरफ निकल रहा है, तो ये अप है, दिस इज अप। और डाउन का मतलब होता है अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर। स्क्रीन आपको जो दिख रही है, आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है या जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है, उसके अंदर, इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन। तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो नॉर्थ की तरफ है, तो अपने राइट हैंड को लेना है, और राइट हैंड को लेना है और किधर रखना है? नॉर्थ की तरफ। तो राइट हैंड को आप नॉर्थ में फेस कर दीजिए। तो आप लोग, सभी लोग अपना राइट हैंड लीजिए और स्ट्रेट रखिए, उसको नॉर्थ की तरफ रखिए सभी लोग। तो है ना, नॉर्थ में लेना है, सभी ने कर लिया। उसके बाद जो उसका फेस होना चाहिए, उसका जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अब अपवर्ड मतलब स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ। तो स्क्रीन से बाहर ले लीजिए और फिर मोड़ दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि आपको क्या डायरेक्शन मिल रही होगी, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन आपको मिल रही होगी ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। क्या सबको मिल रहा है ईस्ट डायरेक्शन? एवरीवन इज गेटिंग? हाँ सर। ईस्ट इज द राइट आंसर। ओके, दूसरे पे आते हैं। वेस्ट की तरफ अपने हाथ को रखिए, वेस्ट की तरफ मैंने हाथ को रख दिया। उसके बाद बी जो है, बी नीचे की तरफ है, बी जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ उसको मोड़ दीजिए। और आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन मुझे मिल रही है, देखिए वेस्ट और नीचे की तरफ मोड़ दिया, तो डायरेक्शन क्या मिल रही है? साउथ डायरेक्शन आपको मिल रही है। क्या सभी को साउथ मिल पा रहा है? फिर साउथ वाले एक और बार बता दो। क्या बेटा, मैं आपको मेरा वीडियो आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो ए वेक्टर को देखिए वेस्ट में रखा। अब वेस्ट आपकी जो स्क्रीन है उसको प्रोसीड करते हुए चलिए। देखिए, तो वेस्ट आपकी स्क्रीन ऐसी है, तो मैंने ऐसे उसको रख दिया, और जो उसका फेस होना चाहिए, फेस जो होना चाहिए वो स्क्रीन की तरफ होना चाहिए अंदर, क्योंकि जो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो स्क्रीन के अंदर है, तो जो फेस होना चाहिए उसका वो स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ। अब आपको मोड़ देना है हाथ को। हाथ को जब मोड़ेंगे तो जो थंब है वो ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वास्तव में क्या है? साउथ है ये, क्योंकि डाउनवर्ड तो क्या है, वो स्क्रीन के अंदर है, तो साउथ में जा रहा है आपका हाथ। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर। ओके, कुछ आप प्रैक्टिस करिए। अच्छा, मान लीजिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ए क्रॉस बी की बजाय अगर मैंने आपसे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पूछी होती, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताते? सभी लोग बताइए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, सो दिस विल बी द फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर विल बिकम द सेकंड वेक्टर। तो मुझे बताइए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आप लोग क्या बताते हैं?
वेस्ट वेस्ट बाकी लोग बताएं क्या उनका भी वेस्ट आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर बी क्रॉस ए आप निकालते तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन वेस्ट निकल के आती। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले का भी आपसे पूछूं कि सेकंड वाले में बी क्रॉस ए क्या आएगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर नॉर्थ। यस, नॉर्थ आएगा इसका। इसका नॉर्थ निकल के आ जाएगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है बी क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है इज एग्जैक्टली अपोजिट टू बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। तो ध्यान रखेंगे ये बात। तो अगर ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, अगर ये ए क्रॉस बी है, तो जो बी क्रॉस ए होगा वो नीचे हो जाएगा। तो दोनों जो डायरेक्शन में दोनों कैसे होते हैं? एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। इतना नोट कीजिए। इसको नोट में आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिटली डायरेक्टेड and let's try some few more questions. आपको बताना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट आई कैप क्रॉस जे कैप, सेकेंड पार्ट जे कैप क्रॉस के कैप, और आई कैप जे कैप के कैप आप सभी जानते हैं। दिस इज आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज जे कैप। और बेटा के कैप जो होगा वो आपकी तरफ है स्क्रीन से बाहर, जिसको मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूं, ये के कैप है। स्क्रीन के बाहर आप तो पहले का के कैप होगा सर, अपवर्ड। और तीसरा आपको फाइंड करना है बेटा आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। चौथा आपको फाइंड करना है सर इनका वही हो जाएगा क्या? तीसरा जो मिसिंग है वही आंसर हो जाएगा? अक्सर बेटा कई लोग सोचते हैं कि जो तीसरा मिसिंग है यानी आई और जे का हम क्रॉस कर रहे हैं तो तीसरा जो है वो के कैप हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। योर आंसर कैन बी के कैप, योर आंसर कैन बी माइनस के कैप। अब के कैप होगा या माइनस के कैप होगा उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई एक ही सही आंसर होगा, दोनों सही आंसर नहीं हो सकते। ओके सर। हाँ, ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि अगर आप आई और जे का क्रॉस कर रहे हो तो आंसर के में आएगा। अब वो पॉजिटिव के में आएगा या नेगेटिव के में आएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यहां यूज करते हैं तो आई कैप की डायरेक्शन में रखना है और जे कैप आपका ऊपर की तरफ है। तो पाम को जो अभी शुरुआत में नीचे आपने फेस किया, पाम को ऊपर फेस कर दीजिए क्योंकि जे कैप ऊपर है। और फिर आप इसको कर्ल कीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो आपका थंब है वो स्क्रीन से बाहर निकलेगा। स्क्रीन से बाहर निकल रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। तो पहले पार्ट का जो आंसर है इट इज के कैप। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए अभी। क्या सभी का के कैप आ रहा है पहले पार्ट का आंसर राइट हैंड थंब रूल से? हाँ सर। अच्छा, जे कैप क्रॉस के कैप बताइए। सर आई कैप। तो जब आप जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो अपने राइट हैंड को पहले जे कैप की तरह रखेंगे और पाम को के कैप की तरह फेस करना है। के कैप यानी कि समझ गए स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो ये आपका, आपने उसको एडजस्ट किया। देखिए आपको ऐसा दिखेगा, मतलब आपको जो ये जो आपका पाम है ये आपकी तरफ दिखेगा, आपके फेस की तरफ दिखेगा ये पाम। तो जे कैप क्रॉस के कैप जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो थंब है इट विल बी इन द आई कैप डायरेक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज आई कैप। अभी हम केवल डायरेक्शन डील कर रहे हैं ना। चलिए तीसरे पे आ जाइए। सर जे कैप। तो आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। देखिए माइनस के कैप हो जाएगा अब स्क्रीन के अंदर, अगर के कैप स्क्रीन के बाहर है तो माइनस के कैप हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। तो आई कैप की डायरेक्शन में आपने रखा और पाम को स्क्रीन के अंदर फेस करना है, स्क्रीन के अंदर। और जब आप इसको ऐसा कर्ल करेंगे स्क्रीन के अंदर तो आप देख सकते हैं जो थंब है वो जे कैप में जा रहा है। तो थंब की डायरेक्शन होगी इसकी जे कैप, इसका आंसर होगा। और सर आखिरी का माइनस के कैप।
और आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप करेंगे। अब देखिए जे कैप अगर ऐसा है तो माइनस जे कैप नीचे हो जाएगा, तो आई कैप माइनस जे कैप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आंसर आएगा इट विल बी टुवर्ड्स द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन। इनटू द स्क्रीन मतलब माइनस के कैप। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. एक बात बेटा और आप ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ ए क्रॉस बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, जैसे फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए आई कैप, ये जो इसका माइनस है, इसको माइनस को मैं यहां लिख रहा हूं क्रॉस जे कैप, ऐसा बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आया था के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आया था के कैप, और के कैप के आगे माइनस है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस के कैप। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माइनस को फ्रंट में लाइए, माइनस को आगे लाइए और फिर इसको डील कीजिए, और जो भी आएगा फिर उसके आगे माइनस लगा देना, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लीजिए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के बाद उसके आगे माइनस लगा दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब वन बाय वन हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, देखिए कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी लिखना चाहें आप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, मतलब जो आउटपुट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये पहली प्रॉपर्टी, इसको नोट करें। जब नोट हो जाए तो बताइएगा। पूरा यहां तक नोट करिए अभी आप। अगर इसको नोट कर लिए तो ओके है, अदरवाइज आपको नोट अभी यहां तक करना है। क्या सभी ने नोट कर लिया पहला पॉइंट? हाँ सर, कर लिया। हाँ सर। सर वो उसके नीचे वाला वो फॉर्मूला भी लिखना है क्या? नहीं, अभी उसको स्टॉप करना है, उसको केवल स्टेटमेंट लिखना था। अब देखिए स्टेटमेंट क्या ठीक है बोल रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं हम। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ये बोल रहा है बेटे कि जैसे आपने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी करने जा रहे हैं। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है, जैसे कि आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये जो फिगर है जिसमें हमने आपको सिखाया था, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो इस प्लेन में है। ये प्लेन जो आपको है, ये इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका थंब है,
ये थंब की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए थंब कैसा है, थंब आपका ऐसा प्लेन के क्या है, प्लेन के नॉर्मल है थंब। तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के कैसी होगी, प्लेन के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। ये पहला पॉइंट है आपका कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में आपके दोनों वेक्टर होते हैं जिनका आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ए एंड बी जिस भी प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए आपने जो अभी स्टेटमेंट लिखा था उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो आप मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर यहाँ पे जो एरो बनाया हुआ है ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर के इक्वल है, ए क्रॉस बी करने पे आपको क्या मिल रहा है, एक सी वेक्टर मिल रहा है। तो ये सी वेक्टर जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी करने के बाद जो आपको वेक्टर मिलता है वो वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और वो वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। और आप सभी जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ए डॉट सी भी 0 हो जाएगा और बी डॉट सी भी 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की यही है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं सर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब यह है कि हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भले ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, भले ही मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर आ जाए, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और दो वेक्टर तब तक एक दूसरे के इक्वल नहीं होते जब तक दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर ना हो जाए और दोनों की डायरेक्शन भी सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से हम कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल कभी नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, ऐसा लिखना हमेशा एक गलत होगा लिखना ऐसा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसा लिखना गलत है। हाँ, ये दोनों नॉन इक्वल जरूर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, दे आर नॉन इक्वल। ये लिखना सही है, बट इक्वल करना गलत होगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। लेकिन ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया है। मॉड लगाने का मतलब अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए दोनों बराबर है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों के अपोजिट हो जाने से ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये भी दूसरा आपका पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। और जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो पहली वाली है। ध्यान रखेंगे कि जो ए क्रॉस बी करने पे जो नया वेक्टर मिलता है, अगर वो सी वेक्टर है तो सी वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और इसकी वजह से दोनों के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन। अगर आप वेक्टर्स के ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, ना रखना स्ट्रिक्टली मेंटेन, यानी कि अगर ए वेक्टर पहले है और बी वेक्टर बाद में है तो आपको इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है। आप अपनी मर्जी से बी को आगे नहीं कर सकते अब, तो ऑर्डर को मेंटेन रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ, देखिए अगर लिखा हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो देखिए ए का क्रॉस बी से भी हो रहा है, ए का क्रॉस सी से भी हो रहा है, जिसमें से ए वेक्टर शुड बी इन फ्रंट। ए वेक्टर को पहला वेक्टर लेना आपको, क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो अगर आप ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कुछ वैसी बात होगी जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं कि अगर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन बी से भी होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन सी भी होगा, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन आपको ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है। आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते कि आप इसको लिख दें बी क्रॉस ए और आप इसको लिख दें कुछ भी लिख दें ए क्रॉस सी,
आपने यहाँ पे ऑर्डर को क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर को आपने बदल दिया, ए पहले आना चाहिए, ए फर्स्ट वेक्टर है और बाकी ये जो बी वेक्टर वो सेकंड वेक्टर होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर के साथ छेड़खानी कर दी, ऑर्डर को आपने गलत कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। क्या सभी को तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, अब बात आती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। देखिए हमें ए क्रॉस बी मैक्सिमम चाहिए, तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। देखिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। तो ए क्रॉस बी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, वो होता है ए बी साइन थीटा। और अगर मुझे इसे मैक्स करना है, मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे साइन थीटा को भी क्या रखना होगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। तो ध्यान रखना, तो अगर साइन थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और उस केस में जो आपको ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी इंटू 1। कितना हो जाएगा, ए बी इंटू 1, इसका मतलब ए बी। तो ध्यान रखना कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ए बी के इक्वल आएगी। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। और दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब थीटा कितना आपके पास 90 डिग्री है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मिनिमम कितना हो सकता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कितना हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं यहाँ पे, देखिए फिर बाद में इसको लिख भी लेंगे। हमें बात करनी है यहाँ पे मिनिमम की। अब मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड, अगर हम बात कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कितना हो सकता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए बी साइन थीटा, और ये हमको मिनिमम चाहिए। तो कुछ लोग सोच सकते हैं सर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो सकती है, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, बताइए आप लोग। -1। तो कुछ लोग सोच सकते हैं सर यहाँ पे -1 आ जाना चाहिए मिनिमम वैल्यू, और इसका मतलब ये हो जाना चाहिए कि अगर ये -1 आ जाएगा तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी इट शुड बी -AB। तो मैक्सिमम वैल्यू +AB एंड मिनिमम वैल्यू -AB। लेकिन बच्चों यहां पर ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, जब थीटा को सोचिए, व्हाट इज थीटा, जो थीटा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो बेटा वेरी करेगा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। और अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी करेगा, इसका मतलब आपको यहाँ टैकल करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और इन दोनों क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा सर 0 होगा। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इट इज यहाँ पे 0। और अगर 0 यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। और इसके लिए 0 कब होगा, जब साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा जब 0 होगा। और साइन थीटा 0 हो सकता है 0 डिग्री पर और साथ ही साथ 180 डिग्री पर। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं या दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, ऐसा एक दूसरे के साथ अपोजिट हो जाएं, तो यहां पर जब वो पैरेलल है तब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, और जब वो एंटी पैरेलल है तब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो इन दोनों केसेस में बेटा अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एट दीज टू केसेस will become 0।
तो दो पैरेलल वेक्टर या दो एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होती है, और ये भी आप पूरा इतना नोट कीजिए जो मैंने आपको यहां समझाया। अगली प्रॉपर्टी में उसको मतलब ऐड कर लेना, मैक्सिमम के बाद अगली मिनिमम वाली प्रॉपर्टी में। हो गया बेटा? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें। हाँ सर। हाँ सर Yes. हो गया। ओके, कितनी प्रॉपर्टीज हमने कर ली डिस्कस? सर 4। चलिए, अगली प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। लिखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसे मैं बोल रहा हूं मैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस किया जाए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप ए वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और आपको ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस लेना है, दोनों आइडेंटिकल वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो अगर आप किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस करते हो तो आंसर विल बी 0। चाहे तो आप यहाँ पे वेक्टर भी बना सकते हैं, इस वेक्टर को बोलेंगे नल वेक्टर। तो खुद के साथ क्रॉस करने पे जो आंसर आएगा इट विल बी अ नल वेक्टर। इसी तरह से आपने जो वो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूं वो भी क्या हो जाएगा? 0। किसी के भी साथ अगर आप उसी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस करते हैं तो आंसर विल बी 0। के कैप डॉट के कैप भी क्या हो, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा? 0। जबकि अगर आपको याद हो, ये तो क्रॉस के लिए हमने भी पढ़ा, अगर आपको डॉट के रिजल्ट याद हो, डॉट में आपने क्या किया था? अगर आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो वो 1 आ रहा था, जे कैप डॉट जे कैप करते हैं वो भी 1 था। तो डॉट में डॉट प्रोडक्ट इनका 1 है, लेकिन जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपस में वो 0 आता है। जबकि डॉट में आपने क्या किया था? डॉट में अगर आप आई कैप डॉट जे कैप करते थे तो वो 0 आ जाता था। मतलब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर डॉट करते थे तो वो 0 आता था। जबकि अगर यहाँ पे आप दो परपेंडिकुलर का क्रॉस करते हैं, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? यहाँ पे के कैप। तो ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्रॉस और डॉट को थोड़ा सा प्रॉपर सेपरेट करते हुए पढ़ना है, उनको मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इनको मिक्सअप कर देते हैं। तो डॉट और क्रॉस को कहाँ क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, इनको समझते हुए आपको पढ़ना है इसे। तो ध्यान रखना कि अगर आप किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस करते हो तो आंसर विल बी 0, नल वेक्टर। तो ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। आई होप आपने इसको नोट भी कर लिया होगा।
Yes, sir. Sixth property, बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप फॉर्मेट में दिए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में एडिशन करने का भी अपना एक सरल सा तरीका था, कन्वीनियंट तरीका, सब्ट्रैक्शन भी बड़ी आसानी से हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट भी हमने देखा था बड़ी इजीली हो रहा था। उसी तरीके से अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में दिए हैं तो हम उनका क्रॉस कैसे फाइंड करेंगे? तो हेडिंग डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, सिक्स प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट in case vectors are in rectangular form, in case vectors are given in rectangular component form, rectangular component form, इसको हम बोलेंगे आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म, आई जे के फॉर्म। तो कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा काम आएगा फिजिक्स में इसका। तो अगर मेरे पास ए वेक्टर सपोज मुझे दिया हुआ है, दिस इज आवर ए वेक्टर, ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। दो वेक्टर आपको दे दिया और आपको फाइंड करना है यहाँ पे ए क्रॉस बी। तो वैसे तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ए बी साइन थीटा अभी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, तो इसके लिए हमारे पास अलग तरीका है। और इसको कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान से देखिए। आपने क्या सभी लोगों ने मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ा है क्या? नहीं सर। ओके, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको, कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, आप लोग पढ़ेंगे इसको, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, जो कि आप मैथ्स में कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। तो हमें इस केस में डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो इस तरीके से आपको दो वर्टिकल लाइन बनानी है, उसके बाद आई जे के ऐसा लिख लीजिए। सीक्वेंस को चेंज ना करें, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस सीक्वेंस में मैंने बताया वैसा ही लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप, इसी ऑर्डर में लिखना है। के को पहले मत कर देना या बीच में मत कर देना, जिस ऑर्डर में स्ट्रिक्टली लिखे उसी ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो वेक्टर आपका फर्स्ट वेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो इनके कंपोनेंट्स को लिख दीजिए। तो आई कैप के नीचे उसका एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए वाई आएगा और यहाँ पे ए जेड आएगा। और गलती से यहाँ पे आई कैप जे कैप वगैरह मत लिख देना, ये लिखना गलत होगा, ध्यान रखना। आई कैप जे कैप वगैरह नहीं लिखना है, केवल आपको क्या लिखना है, कंपोनेंट्स, केवल कंपोनेंट लिखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिख दीजिए। तो यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से लिखना है पहले आपको। उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी आपने मैथ्स के अंदर इसको नहीं पढ़ा है। तो सॉल्व करने का एक तरीका है, आपको करना क्या होगा, शुरुआत करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आई कैप, आई कैप लगाइए। उसके बाद ब्रैकेट, आई कैप वाली कॉलम और आई कैप वाली रो को हाइड करना है। देखिए आई कैप वाली कॉलम को और आई कैप वाली रो को हाइड कर लीजिए, आप छुपा लीजिए इन्हें। जब आप इसे छुपा लेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार कंपोनेंट दिख रहे हैं, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये चार कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। आपने रो और कॉलम को एलिमिनेट किया और चार कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। तो इन चार कंपोनेंट में पहले आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए वाई बी जेड। फिर माइनस करना है आपको इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इनको मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूं। तो जिसको सॉलिड से दिखाया वो पहले काम करना है, जिसको डॉटेड दिखाया उसको सेकंड में करना है। तो सेकंड में आप किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी वाई इंटू ए जेड। तो क्या किया,
आई कैप लिख लिया, आई कैप वाली रो कॉलम को हाइड कर लिया, फिर जो 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं उसमें से पहले ये इनका पहले करेंगे, उसके बाद इनका दूसरे स्टेप में इनको करेंगे। चलिए इसी तरीके से अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो प्लस आई कैप के बाद अगला नंबर आता है माइनस जे कैप। इसको भी आपको याद करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैथ्स के अंदर मिलेगा जब आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस जे कैप लिखने के बाद जे कैप वाली कॉलम और रो को हाइड करना है। तो जे कैप वाली कॉलम और रो को हाइड करें। तो जे कैप वाली कॉलम और रो को हाइड करना, ध्यान रखें। तो एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कर लेना, ये टेबल तो बना ही लेना। चलिए मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप इसको नोट करना पाएंगे। अब जे कैप वाली रो और कॉलम को जब मैं हाइड कर लूंगा तो देखिए जे कैप वाली रो कौन सी हो गई, ये हो गई जे कैप वाली रो, और जे कैप वाली कॉलम ये जे कैप वाली कॉलम है, इनको हाइड कर लिया। अब अगेन आपको 4 दिख रहे हैं, कौन कौन से 4 बच रहे हैं, देखिए ए एक्स, ए जेड, बी एक्स और बी जेड, ये 4 दिख रहे हैं आपको। तो इनका आपको क्रॉस, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना सर वो बीच में माइनस क्यों लिया? बेटा ये तरीका है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। पहले आपको प्लस आई कैप लेना है, देन आपको माइनस जे कैप लेना है, फिर आपको प्लस के कैप लेना है। तो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। डिटेल आपको मिल जाएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है सर। ओके, तो क्या लिखना चाहिए बताइए मुझे, आप लोग क्या लिखना चाहिए। जे कैप के ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, पहले ऐसे जाएगा, पहले ऐसे जाना होता है और फिर ऐसे जाना होता है, इस सेकेंड। तो बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए। तो पहले मुझे मिलेगा ए एक्स बी जेड, फिर माइनस बी एक्स ए जेड। यहां तक सबको समझ में आया। हाँ सर। चलिए, और लास्ट में आ जाएगा प्लस के कैप, और फिर से ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो अब के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो के कैप वाली रो और कॉलम को अगर हाइड करेंगे, देखिए सब लोग करके देखिए, अगर मैं के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करता हूं तो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो कॉलम और रो को हाइड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं कॉलम और रो को हाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए एक्स बी वाई, पहले ये वाला और फिर ये वाला, तो माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये आपको मिल गया किस तरीके से क्रॉस करना है। तो दिस इज द आंसर फॉर ए क्रॉस बी। तरीके को याद रखें, बहुत ही काम का है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। कोई डाउट हो पूछिए, इसको नोट कीजिए फटाफट। कंपोनेंट का ध्यान रखना, कौन एक्स है, कौन सा वाई है, कौन जेड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट। आपको इस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, लेकिन एक बार जहां प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस हो जाने के बाद सब इजी हो जाता है। नोट हो गया बेटा। हाँ सर। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस के लिए हम। चलिए तो एक एग्जांपल लिखिए, फाइंड बी क्रॉस ए। फाइंड बी क्रॉस ए इफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है -2 आई कैप
प्लस 3 k कैप। चलिए करने की कोशिश करिए, आप लोग कर पाएंगे या फिर पहले एक मैं कर दूं फिर आप दूसरा करेंगे? तो ट्राई करना चाहेंगे बेटा या मैं एक करके बताऊं पहले? सर कर दो आप। ओके तो देखिए, तो मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करना है ना, बी क्रॉस है, ध्यान रखना। तो पहले मैंने क्या बोला, इसको ऐसा लिखेंगे बी क्रॉस ए मुझे फाइंड करना है, तो ऐसा टेबल बना लीजिए डिटर्मिनेंट के लिए आई जे के, और सबसे पहले बी के कंपोनेंट लिखिए, क्योंकि बी पहले है, बी यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है, तो बी के कंपोनेंट पहले आएंगे। तो बी का एक्स कंपोनेंट देखिए, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, -2 एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ केवल और केवल -2 लिखेंगे। आई कैप गलती से मत लिख देना। उसके बाद जे कैप तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 जे कैप है यहाँ पे, तो जे कैप के लिए 0 आ जाएगा, और के कैप कितना है यहाँ पे, के कैप 3 है, तो है ना। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट लिख लिया। अब ए वेक्टर के लिखिए, ए वेक्टर जो कि सेकंड वेक्टर है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद y कंपोनेंट -1 है और z कंपोनेंट यहाँ पे +1, तो ऐसा लिख लिया। ऐसा लिख देने के बाद अब आपको वही काम करना जो मैंने बताया, तो इज इक्वल टू आई कैप पहले लिख लिया। अब आई कैप वाली रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो आई कैप वाली रो और कॉलम को हाइड किया। सर तो आई कैप कभी नेगेटिव नहीं होगा? आई कैप का शुरुआत पॉजिटिव से करेंगे, नेगेटिव हो सकता है ना, अगर ब्रैकेट में नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट लग जाएगा नेगेटिव उसके, ये ब्रैकेट जो आप सॉल्व करोगे अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर। तो आई कैप वाली रो और कॉलम को हाइड कर लिया। अब देखिए क्या मिलेगा, 0 × 1, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, -1 और 3 का प्रोडक्ट, तो -1 और 3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखिए -1 × 3, ये तो हो गया आई कैप। उसके बाद आपको करना है -j कैप। अब देखिए -j कैप में क्या हो जाएगा, अब जे कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो जे कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी लोग इमेजिन करें, जे कैप वाली रो और कॉलम को हाइड कर लिया तो मुझे मिलेगा -2 × 1 फिर -1 × 3। क्या सबको समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा के कैप। के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करने पे देखिए मुझे क्या मिलेगा, के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड कर लिया तो के कैप वाली रो और कॉलम, के कैप का रो, के कैप का कॉलम हाइड कर लिया, तो अब मुझे क्या मिल रहा है देखिए, -2 × -1, तो -2 × -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और -0 हो जाएगा क्योंकि एक वहां पे 0 है। तो ये आपने इस तरीके से पूरा एक बार लिख लिया प्रॉपर तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए मुझे यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से मुझे मिल रहा है आई कैप आई कैप, और ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 आई कैप -j कैप। उसके बाद और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे -3, तो -2 और -3 ऐड होके -5 और प्लस k कैप, तो k कैप देखिए आ रहा है -2 -1 दोनों प्लस हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 3 आई कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। दिस इज द आंसर। यहां तक कोई डाउट हो पूछ लेना आप लोग, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, मतलब काफी हद तक आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे आपको जो वेक्टर दिए गए थे, देखिए आपको वेक्टर क्या दिया था, आपको ए वेक्टर दिया हुआ था -i कैप, सॉरी प्लस i कैप। ए वेक्टर जो आपको दिया गया था इट वाज i कैप -j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया था -2i कैप प्लस 3 k कैप। ये आपको दिए गए थे वेक्टर। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो अभी a क्रॉस b निकाला है, आपने जो a क्रॉस b फाइंड किया है, क्या वो सही है क्या वो गलत है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप आउट ऑफ दिस a वेक्टर एंड b वेक्टर किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके साथ इस a क्रॉस b का डॉट फाइंड कीजिए। यानी आपको क्या बोल रहा हूं मैं चेक करने के लिए, आपको a क्रॉस b जो निकाला आपने इसका डॉट ले लीजिए, या तो a के साथ और b के साथ, और वो डॉट 0 आना चाहिए।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ए क्रॉस बी से तीसरा वेक्टर निकालते हैं सी वेक्टर, वो सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, सी इसके भी परपेंडिकुलर होता है और सी इसके भी परपेंडिकुलर होता है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर सही हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी का डॉट ले रहा हूं ए के साथ, तो ए के साथ लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो ए क्रॉस इसका एक्स कंपोनेंट 3 है, इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, तो पहला आपको क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1, और आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है -1, तो +5 इंटू -1। उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1, तो +2 इंटू 1। चेक कीजिए क्या 0 आ रहा है, तो 3 -5 +2 0 आ गया। इसका मतलब आपने जो फाइंड किया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट कीजिए, कोई डाउट हो पूछिए। तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। बेटा अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे बी क्रॉस ए पूछा होता, बी क्रॉस ए, अगर मैंने आपसे ए क्रॉस बी की जगह, एक मिनट, मैंने आपसे बी क्रॉस ए ही पूछा था शायद। हाँ बेटा मैंने बी क्रॉस ए, अभी जो आपने फाइंड किया वो ए क्रॉस बी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर बी क्रॉस ए लिखा होना चाहिए। आपने अभी बी क्रॉस ए फाइंड किया है, दिस इज बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए, दिस इज बी क्रॉस ए। आपने अभी बी क्रॉस ए फाइंड किया है क्योंकि आपने बी को पहले लिखा था, दिस इज बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी नहीं है, बी क्रॉस ए है। तो अगर आपसे मैंने ए क्रॉस बी पूछा होता, बी क्रॉस ए की बजाय अगर मैंने आपसे ए क्रॉस बी पूछा होता, तो मैंने आपको बताया कि ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ध्यान रखेंगे, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। जो भी आपके पास बी क्रॉस ए आया है, बी क्रॉस ए आपके पास कितना आया है, बी क्रॉस ए आपके पास आया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये आपके पास बी क्रॉस ए निकल के आया है। तो अगर बी क्रॉस ए आपने निकाल लिया है तो आप ए क्रॉस बी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, तो आंसर विल बी -3i कैप -5j कैप -2k कैप। तो बेटा अगर आपको ए क्रॉस बी अगर आपने निकाल लिया है तो आप बी क्रॉस ए बड़ी इजीली निकाल सकते हैं बाय पुटिंग नेगेटिव साइन। तो आपको दोनों सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो बी क्रॉस ए ऑलरेडी आ जाएगा, उसके आगे उसके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बस नेगेटिव का फर्क है, बाकी सब सेम है। एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप -6k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। आपको फाइंड करना है, फाइंड पहला ए क्रॉस बी, दूसरा आपको फाइंड करना है बी क्रॉस ए, और तीसरा आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और चौथा आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। चलिए फटाफट ट्राई करिए, स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ आंसर आने चाहिए।
सर इसका A क्रॉस B आ रहा है 18 आई कैप और सर फिर -18 आई कैप आ रहा है। नहीं क्रॉस चेक कर लिया आपने? -18 आई कैप, -14 जे कैप, -6 के नहीं कैप। आप लोगों ने क्रॉस चेक किया क्या? जीरो हो रहा है क्रॉस करने पे, डॉट डॉट करने पे जीरो आ रहा है क्या? क्रॉस चेक किया आप लोगों ने? क्रॉस चेक नहीं करा। किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस चेक किया, इधर ए के साथ और बी के साथ, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वो सही हो सकता है, आंसर सही हो सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं सही हो लेकिन सही हो सकता है। लेकिन अगर अगर डॉट जीरो नहीं आता है तो डेफिनेटली गलत है। अगर डॉट जीरो आ जाता है तो सही हो सकता है, लेकिन अगर डॉट जीरो नहीं आता है तो डेफिनेटली गलत है। चलिए तो मैं करके देखता हूं, आप लोग अपने आंसर को मैच कराना। तो मैं करने जा रहा हूं, आप लोग मैच करना क्या गलती की आप लोगों ने। तो पहले यहाँ पे ए वेक्टर लिखा है तो ए के कंपोनेंट पहले लिखेंगे, तो ए का एक्स कंपोनेंट 2 है, उसका जे कंपोनेंट है ही नहीं, के कंपोनेंट -6 है। तो इसके बाद बी वेक्टर पे आ जाइए, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 1 है, -3 है, 3 4। अब सॉल्व कीजिए इसे। तो सबसे पहले मैंने बोला आई कैप और हाइड कर लिया, तुम समझ गए मैंने किसको किसको हाइड किया है, रो कॉलम को हाइड कर लिया, पहला जीरो हो जाएगा, फिर -3 और -6। तो 18 आई कैप हो जाएगा ना। तो बेटा ये -18। ये 18 हो गया, इनका 18 और एक आगे माइनस भी तो है अभी इनके आगे। भाई इसका 18 हो जाएगा, इसका 18 हो गया, हाँ वो 3 हो गए मान। एक माइनस भी तो है अभी आगे। उसके बाद माइनस एक है, ओके फिर सर -14 जे माइनस जे कैप। कैप। अब जब माइनस जे कैप करूंगा देखिए, तो फिर से तुम समझ गए रो और कॉलम को हाइड करना है, तो हो जाएगा आपका 8 और -6 हो जाएगा। ठीक है ना? जहां कोई लगे डाउट तो पूछ लेना। यस। प्लस के कैप छुपा लिया रो और कॉलम, -6 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है देखिए, फाइनल आंसर जो मुझे मिल रहा है -18 आई कैप, और ये हो जाएगा 8 और 6 ऐड हो जाएंगे 14, तो -14 जे कैप और फिर -6 के कैप। क्या सबका यही आ रहा है अब? यस सर। और आप यस क्रॉस, सर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे आप पाएंगे जीरो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी का डॉट किसी के साथ कर लेंगे, डॉट ए कर लेंगे तो आपको जीरो मिलना चाहिए, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। और ये तो पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड पार्ट के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या तो करना है, उसका पॉजिटिव हो 18 आई जाएगा कैप पूरा। प्लस नेगेटिव 14 आप, जे 18 आई कैप कैप प्लस प्लस 14। 16। तो द आंसर विल बी प्लस का 18, प्लस का 18 आई कैप, प्लस का 14 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। चलिए उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट तो आप बड़ी इजीली कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वेक्टर आई कैप जे कैप में होता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ax स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आप इसे इजीली फाइंड कर लेंगे, और जितना ये निकल के आएगा उतना ही ये भी हो जाएगा, दोनों सेम, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा, सेम आंसर। तो फटाफट नोट कीजिए, और इस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को फाइनली फिनिश कर दिया है। कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई पर्सनल डाउट शेष रह गया हो जो जिसमें उसको कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। नहीं सर। चलिए तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का हमने सारा इंपॉर्टेंट पार्ट फिनिश कर दिया है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? आई होप शायद 6 प्रॉपर्टी थी क्या ये? हाँ सर। तो बस 2 प्रॉपर्टी लिख लेंगे, उसको बस याद रखना है, और उनमें ऐसा कुछ है नहीं, फिजिक्स में यूज भी उनका बहुत कम होता है, बस पता होना चाहिए ऐसा होता है। तो 2 प्रॉपर्टी और ऐड कर लीजिए, इसको कह दीजिएगा
अगर 6 प्रॉपर्टी हो चुकी तो इसको आप 7 प्रॉपर्टी कह दीजिए, इसको 8 प्रॉपर्टी कह देंगे। तो इन दो प्रॉपर्टीज को ऐड कर लीजिए और लिख लीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय द एडजेसेंट साइड्स। फटाफट नोट कीजिए, टाइम ऑफ होने वाला है, 2 मिनट का टाइम है। इन दोनों प्रॉपर्टी को ऐड कर लीजिए, इनको याद रखना है बस। तो प्रॉपर्टी 7 क्या कह रही है, आप नोट करते जाइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर से अगर आप कोई पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ये हो जाएगा ए क्रॉस बी कर लीजिए और आपको आंसर आई कैप जे कैप के कैप में मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना, सो दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी पैरेललोग्राम की, तो उसका उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा इट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वहीं अगर कोई आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल मतलब ये समझ गए आप डायगोनल क्या होते हैं। तो ये अगर दो डायगोनल हैं d1 वेक्टर और d2 वेक्टर, तो अब जो एरिया होगा वो दिया जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2। तो आपको क्रॉस करना आता है, क्रॉस करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है, तो आप इजीली यहाँ पे एरिया निकाल पाएंगे। तो इसको आप एज अ रिजल्ट अभी याद रखिए, इसका ऐसा कोई फिजिक्स में यूज नहीं है। इससे पहले की जो भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो मैंने आपको वेक्टर की पीडीएफ भेजी है, अब आप उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, केवल और केवल डायरेक्शन कोसाइन को छोड़ के। डायरेक्शन कोसाइन को छोड़ के पूरा ट्राई करेंगे आप, इसको छोड़ देना, अभी लास्ट में है डायरेक्शन कोसाइन, बाकी पूरा ट्राई करेंगे। तो उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो मंडे को तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, ट्यूसडे के दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसको डिस्कस करूंगा। तो फटाफट आप इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, टाइम ऑफ होने वाला है। क्या सभी ने नोट कर लिया है 7th एंड 8th? हाँ सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नाउ यू विल लीव द क्लास।